देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दूं रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है कि नहीं और स्क्रीन शेयर है कि नहीं। हाँ मैम, आ गया। अच्छा देखो, हम लोग टाइम वैल्यू मनी का लास्ट एक बचा हुआ टॉपिक है जो कर रहे थे, ठीक है। मतलब एग्जाम में उतना नहीं आता है, कभी कभार आ जाता है, जैसे कि मैंने लास्ट दिन भी बोला था, एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने लीज कवर किया था, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बॉन्ड वैल्यू और ये सब आज हम लोग करेंगे, ठीक है। सब छोटा छोटा पॉइंट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लीज में जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमें कोई भी एसेट लेना है तो वो लीज में मतलब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक किया हम लोगों ने, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक किया कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब जो लीज में दे रहा है उसे लीज में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसमें उसका क्या बेनिफिट है, या फिर बेच देना चाहिए। और लेसी का हम लोगों ने देखा कि उनको रेंट पे, लीजिंग का मतलब होता है रेंट पे एसेट वगैरह लेना, तो रेंट पे मतलब लीज पे लेना चाहिए या खरीद लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीखा था, और इस रिगार्डिंग हम लोगों ने कौन कौन सा क्वेश्चन किया था, ये सब मैथ से ही किया था, ठीक है। ये देखो मैथ से ही किया था। क्वेश्चन नंबर 36 दिखा देते हैं। 36 किया था, एक बार चेक भी हो जाएगा मेरा कौन कौन सा बाकी है। 36 किया है, 37, ठीक है। अच्छा ये सब आज हम लोग करेंगे, हाँ ये मैंने थोड़ा नोट डाउन किया है यहाँ पर, ये लास्ट दिन यहाँ नहीं लिखा हुआ था। तो 37 एंड 38, 37 38, अच्छा 36 37 38 ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा अब यहाँ पर 36 37 38 ये लीज से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 ये देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पहले देख लेते, 39 किस पे बेस्ड है। तो यहाँ पर बोला है ए मशीन विथ यूजफुल लाइफ of 7 years cost 10,000 while another machine with useful life of 5 years cost 8,000। बोल रहा है एक मशीन का यूजफुल लाइफ 7 साल है और उसका कॉस्ट पड़ जाएगा हम लोगों का 10,000, ठीक है। और अनदर मशीन जिसका यूजफुल लाइफ है 5 साल, उसका कॉस्ट है 8,000। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, द फर्स्ट मशीन सेव लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 1900 एनुअली एंड द सेकेंड वन सेव लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 2200 एनुअली। डिटरमाइन द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, एज्यूम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एज 10% कंपाउंडेड पर एनम, ठीक है। तो ये बोल रहा है, तो ये देखो यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हम एक बार दिखा देते फिर कैलकुलेट करके दिखा देंगे। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक मशीन का यूजफुल लाइफ है 7 साल, ठीक है, जिसका कॉस्ट है 10,000। दूसरा भी एक मशीन है जिसका यूजफुल लाइफ है 5 साल और कॉस्ट है 8,000। फर्स्ट मशीन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस 1900। अगर हम लोग पहला वाला मशीन लगाते हैं तो हम लोग का लेबर एक्सपेंस जो है वो 1900 पर ईयर, एनुअली मतलब हर साल 1900 करके बच जाएगा। अगर सेकेंड वाला लगाते हैं तो वो लेबर को बचाएगा 2200 एनुअली। डिटरमाइन द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब ये बताओ कि कौन सा मशीन हमें खरीदना चाहिए, ठीक है। एज्यूम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एज 10% कंपाउंडेड पर एनम। तो जो मतलब बोरोइंग कॉस्ट है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में, वो 10% पर एनम कंपाउंडेड हो रहा है। मतलब क्वेश्चन कैसे हो रहा है यहाँ पर देखो, मशीन 1 और मशीन 2 दो तरह का मशीन है, ठीक है। अच्छा अब मशीन 1 का कॉस्ट बता रहा है कितना है, वो है 10,000, कॉस्ट है 10,000, ठीक है। और मशीन 2 जो है उसका कॉस्ट देखो कितना बोल रहा है 8,000, इसका कॉस्ट बोल रहा है 8,000। अगर हम लोग मशीन 1 लेंगे तो ये बोल रहा है कि 1900 जो है इसका पहले ईयर मतलब लाइफ है 7 इयर्स, ठीक है। इसका लाइफ कितना है, इसका लाइफ है 7 इयर्स। इसका लाइफ कितना है, इसका लाइफ है देखो यहाँ पर बोल रहा है 5 इयर्स, ठीक है। अब
हमें जो बेनिफिट मिलेगा, ये मशीन से क्या बेनिफिट मिलेगा और ये मशीन से क्या बेनिफिट मिलेगा, ये हमें बता दिया है। बेनिफिट कैसे मिल रहा है कि हम लोग का खर्चा कम हो जाएगा, इस टर्म में बेनिफिट को बताया गया है। जैसे 8,000 सॉरी, यहाँ पर बोल रहा है कि 1900 करके पर ईयर एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। तो 1900 करके पर ईयर करके कितना दिन हम लोग ये बेनिफिट ले सकते हैं? 7 साल, क्योंकि ये मशीन का लाइफ ही 7 साल है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 और 7। अच्छा, और अगर हम लोग ये वाला मशीन ले लेते हैं तो बेनिफिट क्या होगा? तो खर्चा कमेगा 8,000 करके, सॉरी 2,200 करके एनुअली। तो 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200, तो ये 5 साल मैंने दिखा दिया। मतलब जब हम लोग मशीन खरीदेंगे तो उसे Y0 माना जाता है। ठीक है, तो Y0 में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। Y1 में मतलब 1 साल जब कंप्लीट होगा तब इतना, Y3 Y4 Y5 Y6 Y7। ठीक है, अब हमें कैसे चेक करना है? लगभग सेम कंसेप्ट ही है मशीन वाला भी। देखो, हमें ये देखना चाहिए हमेशा कि आज हम 10,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं, बट मेरा बेनिफिट जो है वो मुझे पार्ट पार्ट में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? इस तरह से। अब अगर हम लोग नॉर्मल लॉजिक लगाते हैं, जो कि हमें लगाना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों ने टाइम वैल्यू में नहीं समझा है, तो 1900 करके 7 साल में हम लोग कितना पैसा बचा लेंगे, अगर हम लोग ऐसा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये गलत होगा, लेकिन हम एक बार दिखा देते हैं। देखो, ये कितना हो जाएगा? 13,300। तो हम लोग सोच रहे होंगे कि अगर 13,300 का बेनिफिट मिलेगा तो 10,000 का खर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है, फिर भी तो 3,300 का बेनिफिट हो रहा है। लेकिन ऐसे नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये 1900 जो है वो हमारे फ्यूचर कैश फ्लो बता रहे। ठीक है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि 10,000 से कंपेयर करने के लिए आज के डेट पे 10,000 के हिसाब से हमें सारे वैल्यू को लेके आना है। मतलब हम लोग क्या करेंगे? इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, ये सब। जैसे मतलब क्या होता है, जैसे आज मुझे कोई 100 रुपया देगा और 5 साल बाद भी 100 रुपया देगा, दोनों बात एक नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तब हमें पता चलेगा कि बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग कैसे करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे? देखो, ये तो एन्युटी हो रहा है, हर बार एक ही जैसा अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है तो एन्युटी की तरह हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी यहाँ पर A/I, हर जगह पे यही वाला फॉर्मूला लग रहा है हम लोग का, A/I इस तरह के क्वेश्चन में 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? A मतलब 1900, I मतलब जो डिस्काउंट रेट चल रहा है, ठीक है, ये वाला 10%, होल टू दी पावर 7, 7 साल के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कैलकुलेशन करते हैं तो पहले यहाँ देख लेते हैं मेरा कुछ मेमोरी है कि नहीं। चलो, कुछ भी यहाँ पर स्टोर नहीं है। तो 10 डिवाइडेड बाई 100, हम ये वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस 1, ये हो गया 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम कर लेंगे मेमोरी प्लस और 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल। तो जितना भी आंसर आया, फिर क्या करना पड़ेगा? जो भी आंसर आया फिर हमें -1 कर लेना है, फिर प्लस माइनस को सही कर लेना है, फिर यहाँ पर 1900 से मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 10%। तो ये वैल्यू आ रहा है 9249। ठीक है, 9249, 49.9, तो 9250 कर लेते हैं, 9250 कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें 5 साल में बेनिफिट मिलेगा उसका आज का वैल्यू है 9250। देखते हैं यहाँ पर भी सेम किया है कि नहीं। देखो, सेम ही होगा वैल्यू 9250। तो इसका मतलब देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000, इट कॉस्ट मोर बाय 750 देन इट सेव्स इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट। ये देखो, लेबर कॉस्ट बचाने के चक्कर में अगर हम लोग 10,000 का मशीन खरीद लेंगे तो मैटर क्या हुआ? आज 10,000 खर्चा जो कर रहे हैं
उसके बदले हमें 9250 मिलेगा बेनिफिट। ये अगर ऐसे करके देखोगे तो अलग बात हो जा रहा है, तब तो हमारा कैलकुलेशन 13,000 पे आ रहा है। बात उस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें बाद में मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। इसीलिए ये वाला मशीन हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों? इससे हमारा कॉस्ट जो है 750 ज्यादा हो जा रहा है। देखो हम लोग को वहां पर तो लिखना नहीं है, ये तुम लोग पढ़ के खुद भी देख सकते हो, हम समझा देते हैं। क्योंकि 10,000 हम खर्चा कर रहे हैं, उसका इक्विवेलेंट अमाउंट आज के डेट पे 9250 है, तो क्या लेके फायदा? कम से कम 10,000 भी होता तो भी पता चलता, चलो जितना आउटफ्लो हुआ उतना ही इनफ्लो, लेकिन 10,000 से ज्यादा हो तब ना हम लोग खरीदेंगे, तो इससे तो कोई फायदा है नहीं। सिमिलरली हम लोग सेकेंड मशीन पे भी चेक करके देखते हैं। सेकेंड मशीन पे भी इसी तरह से चेक करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालेंगे, ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ठीक है, एन्युटीज में है 2200, डिस्काउंट वही है 10%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% होल टू दी पावर 5। ये 5 साल वाला कंसेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 5 टाइम्स 2 3 4 5, इसको हम लोग कर लेंगे मेमोरी प्लस। ठीक है, फिर 1 डिवाइडेड बाई, ये देखो कुछ ऐड हो गया, मैंने सारा जीरो किया फिर उसके बाद भी 1.1 इंटू 2345, 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, ये जितना भी आंसर आया -1, इसको प्लस माइनस करके सही कर लेंगे, इंटू 2200, देखो वही वैल्यू है 2200 डिवाइडेड बाई 10%, तो आंसर आ रहा है 8339.7, मतलब 8340, 8340। तो यहाँ पर मशीन खरीद रहे कितने से? 8,000 से, और बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में नहीं, मतलब जो बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा उसका आज का वैल्यू है, मतलब इसका इक्विवेलेंट वैल्यू आज का इतना है। मतलब जो बेनिफिट मुझे 5 साल में मिलेगा उसका वैल्यू अगर आज बताते हैं तो वो 8340। वैसे 2200 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ज्यादा दिखेगा 11,000, बट 11,000 तो फ्यूचर का वैल्यू है। मतलब ये सारे कैश जो बेनिफिट में आने वाले, कैश बेनिफिट जिसको बोलते हैं, इसका अगर आज का डेट पे वैल्यू देखो तो कितना हो रहा है, तो 8340। हम लोग 8,000 खर्चा करके अगर 8340 का बेनिफिट कर रहे हैं, मतलब 340 एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, तो हमें सेकेंड वाला मशीन ही खरीदना चाहिए। फर्स्ट वाला मशीन हमारे लिए बेकार ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बिजनेस में ना डिसीजन लिया जाता है। ये देखो, ये सब डिसीजन के लिए। ये देखो, कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन बीइंग 8,000, इफेक्टिव सेविंग इन लेबर कॉस्ट इज 339.74, इन्होंने पॉइंट पे रखा है, हेंस द सेकेंड मशीन इज प्रेफरेबल। ठीक है, तो सेकेंड मशीन ऑब्वियसली प्रेफरेबल होगा, क्योंकि अगर Y0 के डेट पे बेनिफिट को देखोगे, बेनिफिट तो और एक दिन में नहीं मिलेगा। बेनिफिट यूज यहाँ पर बोल रहा है जिस तरह से, जिस पैटर्न से मिल रहा है, तो बेनिफिट जिस पैटर्न से मिल रहा है उस पैटर्न में अगर देखें तो यहाँ बेनिफिट हमें काफी ज्यादा मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो सेकेंड मशीन जो है ये हमें खरीदना चाहिए। सेकेंड मशीन इज प्रेफरेबल, प्रेफरेबल एज कॉस्ट इज लेस देन फ्यूचर बेनिफिट बाई 340 रुपीज। बस ये मैंने एक बार लिख दिया, वैसे तुम लोग को लिखना नहीं है, बस ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना था। ठीक है, तो 39 वाला जो होमवर्क दिया था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 39 कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर क्वेश्चन देखोगे ना, बॉन्ड का है, देखो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। तो अब हम लोग बॉन्ड का पोर्शन सीखेंगे। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पर लीज कर लिया था लास्ट दिन कंप्लीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 39 वाला जो क्वेश्चन बाकी था वो भी कर लिया। अब हम लोग बॉन्ड पढ़ेंगे, बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे होता है। बॉन्ड वैल्यूएशन या फिर डिवेंचर, ठीक है, एक ही तरह का चीज है। बॉन्ड वगैरह क्या होता है ना, मतलब जैसे डिवेंचर कंपनी इशू करती है, बॉन्ड जो है गवर्नमेंट भी इशू करता है। बॉन्ड होता है एक
पेपर, ठीक है, जहां पर बॉन्ड का वैल्यू वगैरह लिखा हुआ रहता है। जैसे हम लोग कुछ भी मार्केट में खरीदते हैं तो उसका वैल्यू होता है ना, उसी तरह से बॉन्ड डिवेंचर ये भी इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब इसका भी वैल्यू है मार्केट में। तो जो बॉन्ड इशू करता है, कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है, डिवेंचर भी कंपनी इशू कर सकती है। तो बॉन्ड का अपना एक फेस वैल्यू होता है, ठीक है, एक फेस वैल्यू होता है, एक इशू प्राइस होता है। जैसे शेयर का होता है ना, फेस वैल्यू मतलब जो वैल्यू होना चाहिए, जैसे बॉन्ड डिवेंचर का नॉर्मली फेस वैल्यू 100 माना जाता है, और अगर इसे इशू ज्यादा में किया जाए तो प्रीमियम बोलेंगे, कम में किया जाए तो डिस्काउंट में बोलेंगे, ठीक है। अब देखो बॉन्ड का कंसेप्ट क्या हो गया, बॉन्ड या फिर इसका देखो तो कंपनी, ठीक है, कंपनी क्या करती है, इशू करती है बॉन्ड, कंपनी इशू करती है बॉन्ड। अब जो है गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करता है, इसके बदले अब किसको इशू कर रहा है, इशू किसको कर रहा है ना, इशू किसको करेगा, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक को, ये मान लो बहुत सारी पब्लिक है, इनको ऑफर दिया जाएगा, मतलब ऐसे कोई जबरदस्ती वाला बात नहीं है कि बॉन्ड लेना ही पड़ेगा, हमारा मन है हम पढ़ेंगे, हमें अगर स्कीम अच्छा लगता है लेंगे। अब पब्लिक का क्या बेनिफिट है बॉन्ड लेके, बॉन्ड लेने से, खरीदने से, अगर कुछ खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा जो बेच रहा है उसको, तो सेल कौन कर रहा है, कंपनी, कंपनी बॉन्ड दे रहा है, इसको इश्यू करना बोलते हैं। तो कंपनी बॉन्ड दे रहा है, पब्लिक खरीद रहा है, तो पब्लिक को कंपनी को बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पैसा देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा, एक एक बॉन्ड का जो प्राइस रखा गया है, ठीक है। तो उसके बदले इनका क्या बेनिफिट है, इनको मिलेगा इंटरेस्ट। जैसे अगर हम लोग किसी को उधार देते हैं और बोलेंगे भाई तुमसे इंटरेस्ट लेंगे, तो हमारा अर्निंग क्या हुआ, इंटरेस्ट, और जितने दिन बाद वो पैसा लौटाने का बात हुआ है उतने दिन बाद पैसा लौटा दिया जाएगा। जस्ट लाइक दैट कंपनी भी क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है पब्लिक को, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो पैसा भी रिटर्न कर देती है, और मिडिल में एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली इंटरेस्ट देती है। अब जैसा इंटरेस्ट का जो है एग्रीमेंट बना है, ठीक है, तो बॉन्ड में क्या क्या लिखा हुआ रहता है, बॉन्ड में क्या क्या डिटेल्स हमें मिलना चाहिए। तो एक बॉन्ड पेपर में रहता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू दिया हुआ होना चाहिए। क्यों ये जरूरी, क्यों है फेस वैल्यू इतना जरूरी, क्यों है फेस वैल्यू, या फिर जिसको नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है, नॉमिनल वैल्यू मतलब जो एक वैल्यू होना चाहिए किसी चीज का, एग्जैक्ट वैल्यू, ये इसीलिए देना चाहिए क्योंकि जो इंटरेस्ट हमें दिया जाएगा ना, वो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही दिया जाएगा, इशू प्राइस के ऊपर नहीं। जैसे मान लो एक बॉन्ड 100 रुपए का होता है, नॉर्मली बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना होता है, 100 रुपया होता है एक का, ठीक है। अगर इससे ज्यादा में बेचा जाए तो उसे प्रीमियम बोला जाता है, कम में हो तो उसे डिस्काउंट बोला जाता है, ठीक है। तो जिसपे इशू किया जाता है वो इशू प्राइस होता है। तो हमें क्या क्या डिटेल्स मिलेगा, बॉन्ड पेपर में फेस वैल्यू दिखेगा हमें कितना है, ठीक है। रिडेम्पशन कैसे होगा, अब ये रिडेम्पशन क्या होता है, रीपेमेंट है ना, लोन का पैसा तो रिटर्न, ऐसा थोड़ी ना कि लोन लिए इंटरेस्ट ही हो गया, लोन का पैसा भी तो रीपे करना पड़ता है ना, जो वन टाइम लोन होता है। एक तो होता है इंस्टॉलमेंट के साथ लोन का पैसा रीपे करना, जैसे मान लो 10,000 का लोन लिया है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, अब मान लो इसका इंस्टॉलमेंट कर दिया गया है 2200 करके 5 बार, तो कितना हो गया 11,000, मतलब 1,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ लोन का पैसा रिटर्न हो गया। अब ईएमआई में भी इंटरेस्ट को काउंट कर लिया गया, ठीक है। ये एक तरीका होता है, एक होता है 10,000 आज ले लिया, 5 साल बाद 10,000 दे दो और मिडिल में सिर्फ इंटरेस्ट देते जाओ, ठीक है, इस तरह का भी होता है। तो यहाँ पर वही वाला बात होगा। अब रिडेम्पशन बता दिया जाएगा, रिडेम्पशन कैसे होगा, रिडेम्पशन का टाइम भी पता होना चाहिए कि कितने दिन बाद रिडेम्पशन होने वाला है, और रिडेम्पशन का टाइप भी पता होना चाहिए। टाइप का मतलब जैसे इशू कैसे हो सकता है, इशू जो है वो पार में हो सकता है, प्रीमियम में हो सकता है, डिस्काउंट में हो सकता है, वैसे ही बॉन्ड का भी रीपेमेंट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट में हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली डिस्काउंट नहीं होता है, डिस्काउंट नहीं होता है, नॉर्मली पार और प्रीमियम ही होता है, ठीक है। डिस्काउंट होने से कौन लेगा, डिस्काउंट का मतलब हो गया जितना हम लोगों ने दिया उससे कम मिलेगा, तो डिस्काउंट का छोड़ो, पार्ट प्रीमियम होता है। अच्छा, और बॉन्ड में हमें क्या दिखेगा, कूपन रेट बोलते हैं, ठीक है। कूपन रेट का मतलब क्या होता है, कूपन रेट का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा, कूपन रेट का मतलब कुछ नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब कंपनी ने पब्लिक को जो इंटरेस्ट देने का बात किया उसका रेट क्या है, ये सब डिटेल्स हमें बॉन्ड में मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखने से समझेंगे, जैसे देखो सपोज एक बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड का फेस वैल्यू
at the rate of 100 each, X purchase bond फॉर फेस वैल्यू, ये मिस्टर एक्स लिख देते हैं, फेस वैल्यू 100 इच फॉर ₹10,000, मतलब 100 रुपए का एक एक बॉन्ड उन्होंने 10,000 रुपए देके खरीदा, मतलब कितना सारा बॉन्ड खरीदा है, 100 बॉन्ड खरीदा होगा। देखो 10,000 रुपए देके बॉन्ड खरीदा, एक बॉन्ड अगर 100 रुपए का है तो उन्होंने कितने सारे बॉन्ड खरीदे होंगे, 100 बॉन्ड खरीदे होंगे, ठीक है, तो उन्होंने 100 बॉन्ड खरीदा है। अच्छा, वहां पर लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, कूपन रेट 8% पर एनम, रिडीम एट पार, मतलब पार का मतलब 10,000 का 10,000 ही वापस होगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट मिलेगा जितने दिन के लिए बॉन्ड इशू हुआ है। रिडीम एट पार फॉर, यहाँ पर कर देते हैं, फॉर 3 इयर्स, ठीक है, फॉर 3 इयर्स। अच्छा, अब हम लोग को क्या देखना है कि मिस्टर एक्स ने परचेस तो कर लिया है, हमें सजेशन क्या देना है कि मिस्टर एक्स को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, अब देखो यहाँ पर हम लोग इस तरह से चेक करेंगे, इसको हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा कंप्लीट। यहाँ पर दिखाते हैं, हमें बेनिफिट देखना चाहिए कि बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बॉन्ड खरीद लिया, आज कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जब 1 साल कंप्लीट होगा तब बेनिफिट मिलेगा 3 साल तक का, है ना, क्योंकि 3 साल के लिए ये बॉन्ड लिया गया है। तो किस तरह से होगा, देखो यहाँ पर हम लोगों को पहले बार कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है पहले साल में, सेकेंड मतलब जिस साल हम लोग बॉन्ड खरीद रहे हैं उस साल कोई बेनिफिट नहीं है, जब 1 साल कंप्लीट होगा तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब जैसे मैंने बोला कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट होता है, ये देखो ये तुम लोग के अकाउंट्स में भी काम आएगा जब तुम लोग इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ोगे। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी फेस वैल्यू होगा, ठीक है, इनटू रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं कूपन रेट, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कूपन रेट। तो ये अब फेस वैल्यू पे क्यों होता है, मार्केट वैल्यू या इशू प्राइस पे नहीं होता है। अब तो मार्केट वैल्यू तो फ्लक्चुएट हो सकता है ना, वैसे थोड़ी ना इंटरेस्ट कम ज्यादा होगा, तो हमेशा इंटरेस्ट जो है फेस वैल्यू पे होता है। तो फेस वैल्यू है 10,000, 10,000 पे अगर 10% हुआ तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा 800 रुपए, सेकेंड ईयर पे फिर से वही 10, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कोई कंपाउंड नहीं होगा, हमेशा फेस वैल्यू पे ही मिलता जाएगा। तो 10,000 पे फिर से 8%, ठीक है, तो ये कितना हो गया 800 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही ईयर 3 कंप्लीट हो गया अब रिडेम्पशन होगा, मिस्टर एक्स जो भी कंपनी से ये बॉन्ड खरीदे हैं उनको बोलेंगे कि 3 साल तो कंप्लीट हो गया, अब मेरा पैसा भी रिटर्न करो। तो ईयर 3 में इनको क्या मिलेगा, 10,000 रुपए वापस मिल जाएगा जो इन्होंने उधार के तौर पे दिया था, और 3 साल तक ये इन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इनको 2 तरह का बेनिफिट मिला, ठीक है। एक हो गया एन्युइटी फॉर्म में, देखो ये एन्युइटी फॉर्म में है क्योंकि सेम कैश जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है, और 3 साल के लिए एन्युइटी का क्या था, सेम अमाउंट रिसीव्ड या पेड होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा और रेगुलर बेसिस पे होगा, तो हर साल पीरियडिक वे में हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये हो गया सिंगल कैश फ्लो। अब इसके बदले हम लोगों ने खर्चा क्या किया था, आज के डेट पे इसके बदले हम लोगों ने खर्चा क्या किया था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में 10,000 लगाए थे और हमें ये सारे जो है बेनिफिट मिलेंगे आगे जाके। अब हमें ये देखना है ये सारे बेनिफिट का आज के डेट का वैल्यू क्या है, क्योंकि आज जब हम लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जब खरीद रहे हैं अपना बॉन्ड तो हम लोग 10,000 खर्चा कर रहे हैं। अब ये सारे बेनिफिट हमें चेक करने पड़ेंगे कि बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तब जाके हमें डिसाइड करना सही रहेगा कि हमें बॉन्ड खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। वैसे तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि मिस्टर एक्स ने परचेज कर लिया है, फिर भी हम लोग सजेशन दे सकते हैं कि उन्हें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स,
जैसे हम लोग लीज में कर रहे थे या कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कर रहे थे। तो हम लोग को यहाँ पर दो तरह का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एक तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनुइटी का, एक बेनिफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनुइटी जो हमें मिल रहा है, एनुइटी बेसिस पे जो बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा सिंगल कैश फ्लो बेसिस पे, ठीक है। तो एन्युटी बेसिस पे जो बेनिफिट मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल ऐसे करके निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर n। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, कितना करके मिल रहा है, 800 रुपए हमेशा मिल रहा है। आई का मतलब क्या है, क्या आई ये वाला रेट लगेगा, नहीं, यहाँ पर आई ये वाला रेट नहीं लगेगा, ये तो कंपनी जो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि डिस्काउंट रेट क्या चल रहा है, डिस्काउंट रेट क्या चल रहा है। मतलब 800 टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस तरह से कम बेसी हो रहा है, वो तो इन्फ्लेशन वगैरह पे डिपेंड करता है ना। तो मान लेते हैं कि अगर आई, जैसे देखो ये आई कौन सा वाला है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया ना उसमें देखो, उसमें भी तुम लोग देखोगे तो समझ में आएगा। ये देखो उसमें एक 10% कंपाउंडेड पर एनम था, बोरोइंग जो है वो 10% कंपाउंडेड पर एनम होगा, मतलब टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से 10% करके कंपाउंड हो रहा है। यहाँ पर भी मान लेते हैं सेम रेट ही है, ठीक है। मतलब पैसा जो है 100 रुपए का वैल्यू एक साल में 10 रुपए कम होकर 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये आई 10%, ये आई और इस आई में फर्क है। ये कंपनी ने जो इंटरेस्ट दिया वो इंटरेस्ट रेट है, ये डिस्काउंट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, ठीक है। ये लोन पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये डिस्काउंट रेट है कि किस तरह से पैसा डिस्काउंट हो रहा है, मतलब मार्केट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या चल रहा है। अब इसके ऊपर हमें 3 साल मिलेगा तो ये 3 कर देंगे, ठीक है। और सिंगल कैश फ्लो का बेनिफिट कैसे करेंगे, 10,000 हमें जो मिल रहा है, सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये लिखते हैं। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ठीक है। तो फ्यूचर में 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। उसका आज के डेट का वैल्यू देखना है अगर डिस्काउंटिंग रेट 10% चल रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस 10% होल टू दी पावर 3 इक्वल टू 10,000। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 होल टू दी पावर 3, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा अब कैलकुलेशन करते हैं, देखो यहाँ पर है 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3, मतलब 1.331, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.331, कम डेटा था इसलिए मैंने मेमोरी प्लस का चक्कर नहीं किया यहाँ पर, इंटू 800 डिवाइडेड बाई 10%, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ रहा है 1989.48। और यहाँ पर देखते हैं 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1 एक बार, फिर डिवाइडेड बाई 1.1 दो बार, क्योंकि 3 बार है इसीलिए इस तरह से कर रहे, नहीं तो इंटू करके ही डिवाइड करके देखते। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 7513, ठीक है, 7513 ये वैल्यू आ रहा है। 0.14 है उसे हम इग्नोर करते या ऐड कर ले, 0.14 ले लेते, ठीक है। अब ये दो तरह का बेनिफिट हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके ये दो तरह का बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो टोटल वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स का टोटल प्रेजेंट वैल्यू करेंगे 1989.48 प्लस 7513.14। अच्छा टोटल आ रहा है कुछ इतना 9502.62, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने परचेज प्राइस नहीं देखा है, यहाँ पर ये जो 10,000 है ये है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू और इशू प्राइस एक नहीं भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला अगर पार पे ही इशू हुआ है तो 10,000 है। अब मान लो कि इशू प्राइस इस क्वेश्चन में ऐसे करके हम लोग समझेंगे कि मिस्टर एक्स ने तो खरीद लिया है, बट उनको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए उसका अगर कोई सजेशन देने बोले तो हम लोग कैसे देंगे। हम लोग को यहाँ पर ना इशू प्राइस नहीं पता, इशू प्राइस मतलब जिसपे लोगों को मार्केट से खरीदना पड़ेगा। अब अगर इशू प्राइस जो है वो अगर ग्रेटर देन है 9502.62 तो हमें परचेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर क्योंकि बेनिफिट तो इतना ही मिलेगा, अगर इशू प्राइस जो है वो इससे कम है
9502.62, क्योंकि ये बॉन्ड में पैसा लगा के हमें टोटल आज के डेट का वैल्यू पता चल गया कि आज के डेट पे टोटल हमें इतना बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम लोग अगर मान लो ये अगर हमारा ज्यादा है, जैसे मान लो अगर पर वैल्यू पे इशू हुआ है 10,000 रुपए पे, तो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 10,000 देखिए ये बेनिफिट क्या काम का, ठीक है। हम लोग अगर सिर्फ ऐसे करके देखेंगे तो ज्यादा दिखेगा, ये 3 साल का 800 इंटू 3, लेकिन 800 इंटू 3 करने से 2400 और यहाँ पर 10,000, तो अगर कोई ऐसे कैलकुलेट करेगा तो वो तो बेवकूफ हो जाएगा, 12,400 हुआ, ठीक है। तो लगेगा बेनिफिट है, अगर 10,000 में भी खरीद रहे हैं तो बेनिफिट है, लेकिन बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू चेक करना चाहिए, ठीक है। 800 का 1 साल बाद का वैल्यू और 2 साल बाद भी 800 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू कभी 800 के बराबर नहीं होता है ना। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो परचेज मत करो। अगर ऐसा है कि इशू प्राइस कम है इससे, मान लो 8,000 पे बिक रहा है डिस्काउंट पे, मतलब 8,000 रेट पे मिल रहा है, तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। 8,000 होगा तो डिस्काउंट हो जाएगा ना, क्योंकि 10,000 तो वैसे ही फेस वैल्यू है। तो 8,000 पे अगर होगा तो हमें लेना चाहिए, मतलब 8,000 या फिर इससे कोई भी कम रेट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखो देखते हैं, मैथ से क्वेश्चन देखते हैं, फिर करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 40 ये वाला मिलेगा। एन इन्वेस्टर, ये कहाँ चला गया, देखो क्या बोल रहा है, एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेज ए 3-year 1,000 पर वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। एक इन्वेस्टर है जिन्होंने परचेज किया है 3 साल के लिए 1,000 रुपए पर वैल्यू वाला बॉन्ड, जिसका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, मतलब कंपनी इंटरेस्ट देगी 10%। एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेस्ड, कितने दाम में बॉन्ड को खरीदना चाहिए। नाउ इफ इट मैच्योर्स एट पार, मतलब इसका रिडेम्पशन पार पे होगा। मैच्योर का मतलब होता है रिडेम्पशन, मतलब कंपनी जितना ले रही है उतना ही रिटर्न करेगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाली। एंड द इन्वेस्टर रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन 14%, मतलब मार्केट में इनको दिख रहा है कि जो टाइम वैल्यू मनी जैसे हो रहा है वो है 14%, मतलब इनको 14% एटलीस्ट जो है वो कवर करना पड़ेगा, तब जाके उनको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इनको कैसा बेनिफिट मिलेगा। एक तो इन्हें ये 1,000 रुपए जो देंगे वो इन्हें मिल जाएगा, और 3 साल में इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू और सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू हम लोग चेक करेंगे बेनिफिट्स के तौर पे। तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल 40। बेनिफिट्स ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 साल का ही है, शायद 3 साल का ही है, हाँ 3 years, ठीक है। अच्छा अब देखो, ईयर 0 में कोई बेनिफिट नहीं है, ईयर 1 में बेनिफिट कितना होगा। 1,000 रुपए से खरीदा गया है बॉन्ड जिसपे इंटरेस्ट मिलेगा 10%, तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपए। अच्छा फिर से 1,000 पे 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया। फिर से 1,000 पे 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो 100 करके इंटरेस्ट मिलेगा, और ईयर 3 में रिडीम होगा, इसीलिए 1,000 रुपए मिल जाएगा, क्योंकि बता दिया है कि कंपनी पार पे रिडीम करने वाला है, ठीक है, कंपनी पार पे रिडीम करने वाला है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे चीजों का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका अलग इसका अलग, क्योंकि इसका फॉर्मेशन एन्युटी के तरह हो रहा है और इसका फॉर्मेशन सिंगल कैश फ्लो के तरह हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को इसका एन्युटी सॉरी प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालेंगे यहाँ पर इसका, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी A/I 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + I होल टू दी पावर n। तो A का मतलब 100, I का मतलब देखते हैं यहाँ पर जो इनको रिटर्न कितना चाहिए, 14% है ना, और 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 14% होल टू दी पावर 3। तो चेक करते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 3, 3 में हो रहा है 1.481544, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.481544, तो ये आ गया -1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 14%। तो इससे आंसर आ रहा है हम लोग का 232.16, ठीक है। तो
232.16, तो ये हो गया हम लोग का बेनिफिट एन्युटी वाला, ठीक है। अच्छा, अब सिंगल कैश फ्लो का बेनिफिट देखते हैं, ये वाला। तो ये कैसे होगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i होल टू द पावर n। तो फ्यूचर में हमें 1000 रुपए मिलेगा, तो उसका आज के डेट का वैल्यू क्या है, यानी प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट रेट 14% होल टू द पावर 3, तो 1000 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये जो वैल्यू था वो लिखने से ही होगा, 1.14 इंटू 23, ठीक है, 1.481544, ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 1.481544, तो ये हो गया 674, 675 कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल बेनिफिट देखेंगे, टोटल बेनिफिट हो जाएगा 232.16 प्लस 675, तो ये वैल्यू बन रहा है 907.13। 0.16 ही रहेगा मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंट हटा दिया है। तो अब आंसर ये कि कमेंट कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पूछा क्या था एक बार देखो, यहाँ पर बोल रहा था कि अगर ऐसा है तो एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेज ए 3-year 1000 पर वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट व्हाट एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेस्ड, क्योंकि इस कितने में परचेस किया ये तो नहीं बताया है, हमें ये बताया है कि इसका फेस वैल्यू इतना है, ये इंटरेस्ट मिलेगा, तो कौन से प्राइस में बॉन्ड परचेज करना चाहिए। अगर मार्केट में बॉन्ड का प्राइस 907.16 से कम है तभी हमें ये बॉन्ड परचेज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, लॉस हो जाएगा। अगर मान लो बॉन्ड मिल रहा है मार्केट में 1500 का, 1500 खर्चा करके ये मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए 907.16 से कम होगा तभी खरीदना चाहिए। तो परचेज if only purchase price is less than 907.16। अब देखते हैं, ये देखो 10 परचेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 90, मतलब बोल रहा है कि ये मतलब लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकते हो, अगर किसी को खरीदना है तो इससे खरीद सकते हैं, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा इन्वेस्टमेंट करके, या फिर इससे कम में होगा तो खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा में होगा तो खरीदना बेकार है, यही चीज बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 40। अब हम लोग पढ़ेंगे परपिचुइटी। देखो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट बनाए थे ना, एक देखो मैंने लिखा था कि हम लोग को क्या करना है, ये वाला चीज पढ़ना है, लीज कैपिटल एक्सपेंडिचर बॉन्ड, ये हो गया। अब अदर्स में परपिचुइटी पढ़ेंगे, सबसे पहले परपिचुइटी, इसका एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 38 और 40 कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे परपिचुइटी। परपिचुइटी का मतलब क्या होता है, परपिचुइटी का मतलब होता है, दो वर्ड लेके परपिचुइटी बना हुआ है, एक है परपिचुअल और एक है एनुइटी। परपिचुअल और एनुइटी को कंबाइनली बोला जाता है परपिचुइटी, ठीक है। अब एनुइटी में क्या क्या था, देखो एनुइटी में हम लोग का था सेम अमाउंट रिसीव्ड और पेड, ठीक है। अच्छा, दूसरा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए था, रेगुलर फ्लो, अब रिसीव्ड हो या पेड हो। दूसरा था फाइनाइट पीरियड। अब यहाँ अगर एनुइटी इंक्लूडेड है तो एनुइटी का जो भी फीचर्स है वो तो रहेगा, लेकिन परपिचुअल भी है। परपिचुअल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिसका कोई फाइनाइट टाइम नहीं है, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली परपिचुइटी को अगर हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करें तो ये ऐसे होगा, एन एनुइटी दैट कंटिन्यू continues till infinite
पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, ऐसे लिख देते हैं, इज कॉल्ड परपिचुइटी। तो देखो परपिचुइटी में एन्युइटी का सभी फीचर्स रहेगा एक्सेप्ट कौन सा फीचर, इनफाइनाइट टाइम होगा, मतलब ये वाला फीचर्स हट जाएगा, ठीक है। ये वाला फीचर्स जो है नहीं रहेगा परपिचुइटी में, इसके जगह आ जाएगा इनफाइनाइट पीरियड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब परपिचुइटी में जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग हमेशा परपिचुइटी में प्रेजेंट वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे। परपिचुइटी का हम लोग हमेशा क्या निकाल सकेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। ये कैन बी कैलकुलेटेड, लेकिन फ्यूचर वैल्यू कांट बी कैलकुलेटेड। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कितना दिन तक ये कैश फ्लो चलेगा वो तो हमें पता ही नहीं है, मतलब कैश इनफ्लो या आउटफ्लो वो तो पता ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट पीरियड है। तो इसीलिए फ्यूचर वैल्यू कभी परपिचुइटी से नहीं निकलता है, परपिचुइटी से हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ही निकाला जा सकता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो, ऐसे होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुइटी। इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था जो हम लोग का कोई एक एक्सरसाइज में था। तो A बाई आई, ठीक है, जहां पर A हो गया एन्युइटी, I हो गया इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ भी क्वेश्चन होगा, ये रहा 41, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला है देखो, Ramesh wants to retire and receive 3,000 a month. He wants to pass this monthly payment to a future generation after his death. बोल रहा है कि रमेश जो है वो चाहते हैं कि जब वो रिटायर होंगे उनको पता है उन्हें 3,000 पर मंथ मिलेगा। अब ये क्या करना चाहते हैं, ये मंथली पेमेंट उन फ्यूचर जनरेशंस को दे देना चाहते हैं उनके डेथ के बाद। ही कैन अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। उनको इंटरेस्ट मिलेगा। हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपिचुइटी गोल, ठीक है। अच्छा, बोल रहे हैं उनको परपिचुइटी गोल जो है वो, देखो यहाँ लैंग्वेज बता ही दिया है परपिचुइटी, यानी क्वेश्चन परपिचुइटी का है, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपिचुइटी गोल, ठीक है। तो उनको कितना चाहिए, उनको चाहिए 3,000 पर मंथ। ये हम लोग का क्या हो गया, एनुअल। और इंटरेस्ट कितना चाहिए, 8%, ये हो गया आई, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर उन्हें 3,000 रुपए, क्या कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाना है ना। अगर वो 3,000 रुपए रिसीव करेंगे और ये पैसा वो मंथली रिसीव करेंगे और ये पैसा वो अपने फ्यूचर जनरेशन को देना चाहते हैं डेथ के बाद, तो उन्हें आज से मतलब उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो एग्जाम्पल 41, तो देखो यहाँ पर दे दिया है A इक्वल टू 3,000 पर मंथ, I इक्वल टू क्या बोल दिया है 8%, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, 8% कंपाउंडेड एनुअली बोला है। तो देखो हमें पुराना चीज भूल नहीं जाना है। अगर ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली होगा तो ये जो है ये पर मंथ है, ये पर ईयर है, तो हमें इसको भी पर मंथ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो 8 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट ऐसे आ रहा है, डिवाइडेड बाय 100 कर देते क्योंकि 8% नहीं किया ना मैंने। ये देखो 0.00666, ठीक है, 0.00666 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट रेट। अब हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। तो ए बाई आई, ए है कितना 3,000, आई कितना है 0.0066 ऐसे है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे डिवाइड करना है 3,000 डिवाइडेड बाय 0.0066। जब तक कैलकुलेटर लेगा लिखते जाना है तभी जाके सही आंसर मिलेगा। ये देखो अब एग्जैक्ट हमें एक राउंड ऑफ फिगर मिलेगा 4,50,000, ठीक है। तो आंसर हो गया 4,50,000। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, सोल्यूशन देख लो यहाँ पर क्या लिखा है 449। अच्छा, ये 449 इसीलिए आया है क्योंकि इन्होंने ये जो है पॉइंट के बाद इतने सारे डिजिट लिए, 7 के साथ 0.066 ऐसा नहीं लिया है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर ऑप्शन रहेगा, तुम लोग ऑप्शन के हिसाब से चल सकते हो। अब बोल रहा है बस और तो कुछ नहीं, हमें यही कैलकुलेट करके देना था। यहाँ पर कुछ और भी इसके साथ बोल रखा है, देख लेते क्या बोल रहा है। इफ ही वांट द पेमेंट टू स्टार्ट टुडे ही मस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द फंड टू हैंडल द फर्स्ट पेमेंट। दिस इज अचीव्ड बाय डिपोजिटिंग 4,52,775। अच्छा, मतलब 3,000 का भी उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू करके निकाला है, लेकिन हम लोग को तो बोला है परपीचुइटी गोल को अचीव करने के लिए इनको कितना पैसा सेट असाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4,50,000। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर वो आज से ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं पेमेंट, तो फिर क्या होगा वो बोला है। ठीक है, तो छोड़ो, उतना हमें जरूरी नहीं है, वो तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो। मतलब आज से स्टार्ट होने से क्या होगा। हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी देख लिया कि किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब परपीचुइटी के बाद हमें क्या करना था। देखो, परपीचुइटी के बाद हमारा जो पॉइंट था दैट इज ये हो गया ग्रोइंग परपीचुइटी। इसके बाद था ग्रोइंग परपीचुइटी। ठीक है, तो चलो ग्रोइंग परपीचुइटी देखते हैं ये क्या होता है। ग्रोइंग परपीचुइटी, इसका मतलब क्या होता है। ए स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो cash flows that grows at constant rate forever। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, फिर हम समझा देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपीचुइटी, मतलब PVGP ऐसे भी बोल सकते हो, इक्वल टू A बाई आई माइनस जी। मतलब परपीचुइटी और इसमें फॉर्मूले में फर्क देखो। पहले वहां A बाई आई था, यहाँ A बाई आई माइनस जी। अच्छा, ऐसा क्यों होगा। अच्छा, लिखवा देते हैं कि A का मतलब क्या हो जाएगा, एन्युटी वैल्यू, I का मतलब हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, और G का मतलब हो जाएगा ग्रोथ रेट। अच्छा, ये भी एन्युटी है क्योंकि परपीचुइटी मतलब परपिचुअल एन्युटी। ठीक है, अब ये हो गया ग्रोइंग परपिचुअल एन्युटी। ग्रोइंग परपिचुइटी का मतलब इसमें क्या क्या वर्ड आ गया। एक तो आ गया ग्रोइंग, एक आ गया परपिचुअल, एक आ गया परपिचुअल, और एक आ गया एन्युटी। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन सा फीचर्स कैसे काम करेगा। अब सबसे पहला बात है कि एन्युटी में मेनली 3 फीचर्स होता है हम लोग का। सेम अमाउंट रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, और फाइनाइट होना चाहिए, पेमेंट हो या रिसीव। अब अगर परपिचुअल है तो फाइनाइट तो नहीं होगा, क्योंकि ये परपिचुअल है तो फाइनाइट नहीं होगा। परपिचुअल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर हम लोग का ग्रोइंग परपिचुअल एन्युटी है तो फाइनाइट वाला केस हट जाएगा। ठीक है, रेगुलर रहेगा, सेम अमाउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रोइंग परपिचुइटी है, मतलब इसका ग्रो हो रहा है, हर बार जो है इसमें वैल्यू चेंजेस हो जाएंगे, इसीलिए सेम अमाउंट नहीं होगा, ग्रो करेगा। ग्रोइंग है इसीलिए ग्रो एट द रेट ऑफ सेम रेट, एक सेम रेट पे पैसा ग्रो करेगा। जैसे मान लो 100, इस पे 10% लगेगा 110, फिर 10% लगेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाता है ग्रोइंग परपीचुइटी। अब देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 42, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 42। देखो इसमें क्या बोला है। Assuming that discount rate is 7% per annum, how much would you pay to receive 50 growing at 5% annually forever? पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। Assuming that discount rate is 7%, ठीक है, ये दे रखा है डिस्काउंट रेट, मतलब ये क्या दे रखा है, आई दे रखा है। ठीक है, कि पैसे का डिस्काउंट कैसे चल रहा है, मतलब 100 रुपया 7 रुपए से कम हो जाएगा, मतलब 93। अब बोल रहा है हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 50, कितना हमें
मतलब एनुअलिटी बेसिस पे करना पड़ेगा, एनुअली पे करना है। देखो टाइम बता रहे एनुअली, कितना करके एनुअली हर बार पे करे, ठीक है, हर साल कितना करके पे करे ताकि हमें 50 रुपीज मिल जाए अगर ग्रोइंग रेट जो है वो 5% है। ये जी हो गया, बस छोटा छोटा ही रहता है इस पे क्वेश्चन। अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा क्या वैल्यू दिया हुआ है, फिर हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी, तो a डिवाइडेड बाय i माइनस जी। तो कितना करके पैसा जो है यहाँ पर मिलेगा, 50 रुपीज करके मिलेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो है 7% और ग्रोथ रेट जो है वो है 5%, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2%। तो 50 डिवाइडेड बाई 2%, ये हो गया 2500। 2500 हो गया। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जे कितना करके पे करना पड़ेगा ताकि 50 रुपीज मिल जाए, बोल रहा है कि 2500 करके प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनफाइनाइट टाइम के लिए ना, तो ये देखो यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाए सेम, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब जो पैसा हमें एन्युटी के तौर पे जमा करना है उसके आज के डेट का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 2500, ठीक है। और ये यहाँ पर ग्रोइंग रेट के साथ दिया हुआ है, इसीलिए ग्रोइंग परपेचुइटी हो गया। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे, ठीक है, जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, शायद लास्ट टॉपिक होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। देख लेते हैं एक बार। ये वाला भी कर लिया हम लोगों ने, ग्रोइंग परपेचुइटी नहीं, ये वाला नहीं किया। अच्छा, ये वाला बाकी है अभी। और रियल रेट फिर एनपीवी है, अच्छा ठीक है। तो और एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। एक 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 क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखो बोला है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो भी एक दिखा देते, देखो। एज्यूमिंग दैट डिस्काउंट rate is 7% per annum, how much would pay to receive rupees 200 growing 5% annually for फॉर एवर मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं बता रहा, तो इनफाइनाइट हो गया। और ऑप्शन दिया हुआ था 2500, 5000, 7500 और 10,000, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। डिस्काउंट रेट 7% और रिसीव करेंगे 200 रुपया, ग्रोइंग मतलब ग्रोइंग हो गया। अब एनुअली फॉर एवर लैंग्वेज देख के पता चलेगा कि परपीचुइटी है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपीचुइटी, क्योंकि ग्रोइंग रेट के साथ है, तो ए आई माइनस जी। तो ए का वैल्यू है हम लोग का 200 रुपए, आई है हम लोग का 7%, जी है हम लोग का 5%। तो 200 डिवाइडेड बाई 2%, ठीक है। तो 200 डिवाइडेड बाई 2% मतलब कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जाम में इस तरह का आता है, तो मैंने एक बार ये बता दिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, यही पढ़ लेते क्योंकि पहले यही वाला है मैट में, इसके बाद भी मिल जाएगा हम लोग को। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ये आसान है।
नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू को हमें नेट करके दिखाना है। नेट मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू में कैश इनफ्लोस को और प्रेजेंट वैल्यू में कैश आउटफ्लोस को अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो वो निकल के आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये एक टॉपिक का नाम दे दिया, बाकी ये अलग कुछ नहीं है। जैसे देखो हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं ना कि हमें मशीन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर बॉन्ड खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो कैसे डिसाइड कर रहे हैं। या फिर ये वाला क्वेश्चन देखो 10,000 और यहाँ पर हमारा बेनिफिट 92, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये कैश आउटफ्लो है, ये कैश इनफ्लो है। ये दोनों को नेट करने से हमें पता चलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। जैसे यहाँ नेट किया तो पता चला 340 का बेनिफिट है, ठीक है। तो यही चीज को नया नाम दे दिया है नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये देखो यहाँ पर हम एक बार लिखवा देते हैं, देखो फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं, फॉर्मूला लेकिन कुछ नया नहीं है, एनपीवी बोलते हैं इसे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अच्छा, अब एनपीवी के बेसिस पे अगर कुछ डिसीजन लेना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर एनपीवी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक्सेप्ट द प्रोपोजल, और अगर एनपीवी लेस देन 0 है तो रिजेक्ट द प्रोपोजल, ठीक है। तो जब इंटर में तुम लोग पढ़ोगे तब वहां पर ना ये हमें ना प्रोजेक्ट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो एनपीवी देख के डिसाइड किया जाता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है ग्रुप 2 में। तो वहां पर ये इस तरह से डिसाइड किया जाता है कि हमें प्रोपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट हमारे पास आया तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज की बेसिस पे करना है तो हम लोग इस तरह से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। ये देखो, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ए प्रोजेक्ट। देखो प्रोजेक्ट ही आ गया विथ ए नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने का है, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, मतलब कैश आउटफ्लो। एंड नेट कैश फ्लोज ईयर 1, पहले साल में कैश फ्लो, फिर दूसरे साल का और तीसरे साल का, ठीक है। फ्यूचर फर्दर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कंपनी जो पैसा कैपिटल जुगाड़ कर रही है उसके लिए कंपनी को, मतलब हर 100 रुपए जुगाड़ में कंपनी को 10 रुपए बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग को पूछा जा रहा है क्या हमें ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए जिस प्रोजेक्ट से हमें 3 साल में इतना इतना कैश इनफ्लोज मिलेगा। तो ये सब जो है फ्यूचर वैल्यू में दिया हुआ है, हमें ये सबको प्रेजेंट वैल्यू में लाके क्वेश्चन करना चाहिए। मतलब क्या दिया है देखो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में करते, कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब यहाँ पर हो रहा है इन्वेस्टमेंट। तो अभी अगर हम लोग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अभी होता है, यही तो हम लोग टाइम वैल्यू मनी पे स्टार्टिंग से एन्युइटी जब से पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितने का है, 1 लाख का है। और इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कैश आउटफ्लो होना, ठीक है। और कैश इनफ्लोस क्या होगा, ये पैसा लगाने के बाद कैश इनफ्लो क्या होगा। इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब हमारा कैश इनफ्लो क्या क्या दिखा रहा है, बोल रहा है कि नेट कैश फ्लोज ईयर 1 फर्स्ट ईयर में, ठीक है। मतलब अभी पैसा लगाए तो अभी कुछ नहीं मिलेगा। आज आज अगर हम लोग कुछ गाछ लगाते हैं तो वो आज ही थोड़ी ना बढ़ जाता है, उसमें टाइम लगता है ना। तो 1 साल बाद हमें रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा। तो ईयर 0 मतलब स्टार्टिंग ईयर में कुछ भी नहीं होगा। तो Y1 क्या है देखो 55,000, फर्स्ट ईयर में हमें 55,000 का कैश इनफ्लो मिलेगा। सेकेंड ईयर में हम लोग को मिल जाएगा 80, और थर्ड ईयर में मिलेगा, ये रुपीस हटा दिया मैंने हाँ, क्योंकि वो मुझे लग रहा है 2 गलत हो जाएगा फिर मेरे से, 15,000, ठीक है। ये हो गया 15,000, ईयर 3 का 15,000 हो गया। अब हम लोग को ये देखना है कि अगर हम लोग आज 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये पैसा में फ्यूचर में मिलेगा तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर किसी को टाइम वैल्यू मनी का नॉलेज नहीं होगा वो देखेगा हाँ मुझे पहले मिलेगा 55,000, फिर देखेगा मुझे 80,000 मिलेगा, फिर देखेगा मुझे 15,000 मिलेगा। तो मुझे 1.5 लाख रुपए मिल रहा है 1 लाख इन्वेस्ट करके, तो मुझे कर देना चाहिए। बट
यहाँ पर गलत हो रहा है, ये 1 लाख आज का वैल्यू है, ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, y0 का थोड़ी ना है। तो इसका y0 का वैल्यू निकालेंगे, इसका y0 का वैल्यू निकालेंगे और इसका y0 का वैल्यू निकालेंगे, ये सारे बेनिफिट का फिर कंपेयर करेंगे। अगर 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा हुआ तो प्रपोजल एक्सेप्टेड, अगर 1 लाख से कम हुआ तो प्रपोजल नॉट एक्सेप्टेड। तो हमें ये सब का क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू। अब ये एन्युटी फॉर्मूले में डायरेक्टली नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले में नहीं होगा, है एन्युटी नहीं है, क्योंकि सेम अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू। करना क्या है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है बेनिफिट का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स। तो ये कैसे निकलेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, 55,000 फ्यूचर में मिलेगा और जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%। 10% मतलब 1 प्लस 10% होल टू दी पावर 1, ठीक है। 1 साल के आगे का प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ठीक है, 1 साल। और यहाँ पर 80,000, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड होता है ना, ये देखो जैसे हम लोगों ने सिंगल कैश फ्लो में देखा ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालने से क्या होता है, डिवाइड होता है। यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल कैश फ्लो में देखा था, ये देखो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, एन्युटी में भी वही होता है। लेकिन एन्युटी में क्या होता है, जब मैंने स्टार्टिंग में एन्युटी दिखाया था तो ये फॉर्मूले के पहले मैंने उसको इसी तरह से अलग अलग करके दिखाया था कि इतना बार करने से तो काफी टाइम लगेगा, तुम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट फॉर्मूला तभी यूज होगा जब ए बराबर होगा ना, अब ए बराबर नहीं है तो कैसे यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पैसे का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब इसको डिस्काउंटिंग करना है, प्रेजेंट वैल्यू कम ही होता है ना। तो ये देखो, ये दो साल में मिलेगा, तो 1 प्लस 10% होल टू दी पावर 2। और लास्ट वाला 15,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% होल टू दी पावर 3। ऐसा करना इसीलिए पड़ा क्योंकि ये सब इक्वल अमाउंट नहीं था। अगर इक्वल अमाउंट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब हम लोग कर सकते थे, ठीक है, एन्युटी का फॉर्मूला लगा के। फिर यहाँ पर 80,000 1.1 होल टू दी पावर 2, 1.1 होल टू दी पावर 3। तो 55,000 डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये वैल्यू हो गया हम लोग का 50,000। 80,000 डिवाइडेड बाई 1.1, फिर से डिवाइड कर देते हैं 1.1 से, छोटा अमाउंट है तो इस तरह से डिवाइड डिवाइड करके चेक कर लिया। 66,115 115.7, तो 116 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद है 15,000 डिवाइडेड बाई 1.1 डिवाइडेड बाई 1.1। तुम लोग इसको मेमोरी प्लस करके कर सकते हो, मेरा यहाँ मेमोरी प्लस करने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने इंडिविजुअली कर लिया क्योंकि छोटा अमाउंट है। 11,269.7, 11,269.7 मतलब 270 कर लेते हैं। अब टोटल करेंगे, 50,000 66,116 प्लस 11,270, तो ये हो गया 1,27,386, ठीक है। तो अगर हम लोग आज 1 लाख लगाएंगे तो जो बेनिफिट का पैटर्न है, जो बेनिफिट का पैटर्न है उसके हिसाब से आज के डेट पे हमें रिटर्न दिख रहा है 1,27,386, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट लेना चाहिए, हमें 27,386 का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोजेक्ट should be accepted as NPV, that is कितना हो जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब 1,27,386 माइनस 1 लाख, दैट इज ग्रेटर देन, यहाँ पर कैसे लिखा था देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 हुआ है, 0 से ज्यादा है, मतलब 0 भी होगा तो चलेगा। जैसे मान लो 1 लाख अगर होता तो भी चलेगा, 1 लाख इन्वेस्ट किया 1 लाख मिल रहा है तो भी चलेगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसे ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है बिजनेस में, तो भी चलेगा, लेकिन कम होने से नहीं करना चाहिए। अब देख लो यहाँ पर कैसे बोला है, since the net present value of the project is positive, the company should accept the project, यही बोला है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे रियल रेट ऑफ रिटर्न, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रियल रेट ऑफ रिटर्न।
रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? द रियल इंटरेस्ट रेट is named so to show what a lender or investor receive in real terms after inflation is factored in। ये जस्ट एक बार लिख लो ताकि समझ में आए कि क्या है, बाकी हम बताते हैं। रियल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब क्या बोल रहा है? रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? जैसे मान लो हम लोगों को दिख रहा है कि हमें रिटर्न कुछ एक अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, रिटर्न में मान लो हम लोग को मिल रहा है 17%, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो है मार्केट में, तो इन्फ्लेशन को हटाने के बाद, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद अगर हम लोग देखेंगे कितना रिटर्न है, तो वही हम लोग का रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, द रियल इंटरेस्ट रेट इज नेम्ड सो, मतलब रियल इंटरेस्ट रेट जो है उसी को इसी नाम में बोला जाता है, नेम्ड सो मतलब उसी को रियल रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है। टू शो व्हाट ए लेंडर और इन्वेस्टर, मतलब चाहे उधार देने वाला हो या अगर जिसने उधार लिया है या इन्वेस्ट किया है, रिसीव इन रिटर्न, रिटर्न में क्या मिल रहा है, इन रिसीव इन रियल टर्म्स। ठीक है, रियल टर्म्स में उन्हें क्या रिटर्न मिल रहा है, जब वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेंगे अपने रिटर्न के साथ तो उन्हें पता चलेगा कि उनका रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ठीक है, इन्फ्लेशन को हमें माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो एफडी का रिटर्न है तो हम लोग इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तब ना पता चलेगा कि रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन हम लिखवाते हैं, देखो एक क्वेश्चन हम लिखवा देते हैं। द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ is 17% and inflation is 9% for the 5 years. Let P be the gross domestic product, GDP, amount at the present year, then the projected real GDP after 6 years is। ठीक है, फिर ऑप्शन दिया हुआ है 1.587p, 1.921p, 1.403p, 2.51p। अच्छा ये देखो क्या बोल रहा है, द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17%। नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ दे रखा है, मतलब रिटर्न 17%, मतलब ग्रो मतलब क्या, जो रिटर्न हो रहा है, और बोल रहा है कि इन्फ्लेशन 9%, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा। पहले लिख लेते हैं, देखो रियल रेट ऑफ रिटर्न ये कितना हो जाएगा, 17 माइनस 9%, तो 17% माइनस 9%, तो यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा
8%। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, रियल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्या बोल रहे हैं, 5 साल में ये होगा। बोल रहे लेट पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, देन द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 years। बोल रहा है कि 6 साल बाद ये कितना हो जाएगा, ये रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो जीडीपी रियल जीडीपी आफ्टर 6 years कितना बोल रहा है, कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 6 साल बाद इसी रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर हम लोग चले तो कितना हो जाएगा। तो P हम लोग का आज का वैल्यू है। लेट P बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर। प्रेजेंट ईयर में अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो P है। ठीक है, तो रियल जीडीपी 6 साल बाद कितना होगा, मतलब जो वैल्यू आज P है 6 साल बाद कितना होगा, तो P इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n। ठीक है, तो P इज द प्रेजेंट वैल्यू, ये 8%, क्योंकि हमें जीडीपी का क्या निकालने के लिए बोला है, रियल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे टू द पावर 6। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 2 3 4 5 6, तो ये आ रहा है कुछ इतना 1.5। तो P इंटू 1.586 देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं। 1 पॉइंट ये रहा 1.587 के बाद 8 है तो हम लोग 7 लिख ही सकते हैं। तो आंसर के साथ अगर हम लोग देखें इतना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट दिया था। ठीक है, ये जो है ये हम लोग का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, या फिर कुछ शायद एग्जाम का है कि हमारा आरटीपी वगैरह का होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एग्जाम का ही होगा मुझे इतना लग रहा है। तो नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 17% है, इन्फ्लेशन 9% है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न 8%। अगर इसी रिटर्न पे हमें जीडीपी जो है पी का चेक करना है तो रियल जीडीपी आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद तो कितना होगा, तो ये हो गया कैलकुलेशन करके आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन। एक्चुअली इस पे यहाँ पर मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं दिखा, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। अच्छा, नहीं यहाँ पर है एक क्वेश्चन, ये रहा, ये देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा है सपोज द रेवेन्यूज ऑफ ए कंपनी फॉर 4 years। अच्छा, ये कुछ अलग दिया है, एक मिनट देख लेते हैं ये कौन सा वाला है। ये हम लोग का दूसरा पॉइंट आ जाता है, ये रियल रेट ऑफ रिटर्न नहीं, ये हो गया CAGR। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा था कि CAGR भी हम लोग सीखेंगे। ये देखो कहाँ चला गया, काफी पीछे चला गया। ये देखो CAGR ये सीखेंगे, रियल रेट ऑफ रिटर्न सीख चुके हैं, एनपीवी सीख चुके हैं, यही बाकी है CAGR। CAGR। ठीक है, CAGR इसका फुल फॉर्म क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है, इस तरह के केस में देखो ये क्वेश्चन से ही समझा देते हैं। ये जो 100 रुपीज है ये कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में 210 हो गया। ठीक है, उसी को निकालना होता है, इसको बोला जाता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये नाम अलग से दे दिया है बट नया कुछ नहीं है, मतलब पैसा जो कंपाउंडिंग हो रहा है उसका ग्रोथ रेट हमें बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ टफ टफ फॉर्मूला दे रखा है, हमें इसका जरूरत नहीं। क्वेश्चन पढ़ के देखो, सपोज द रेवेन्यूज ऑफ ए कंपनी फॉर 4 years। 4 साल के लिए कंपनी का रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, कंपनी का सेल है 100, 120, 160, 210। V of t in the above formula have been। ठीक है, V of t का मतलब वही हो जाता है CAGR। ठीक है, CAGR ये देखो V of t मतलब बिगिनिंग, T0 मतलब बिगिनिंग पीरियड और V of TN मतलब एंडिंग पीरियड। ठीक है, तो हम लोग मतलब बिगिनिंग पीरियड मतलब ये वाला, अगर फॉर्मूले के हिसाब से जाए जो कि जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं ये वाला। और V of TN, एन यहाँ पर 4th ईयर है। ठीक है, तो ये वाला हो गया V of TN। अब हमें बोल रहा है रेवेन्यू कैलकुलेट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये देख के हम लोग समझ जाएंगे कि हमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है और हमें ये सारे टफ टफ फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है।
अच्छा देखो, टफ टफ फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं, हम लोग नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या बोला है, रेवेन्यू बोल दिया, बोला है ग्रोथ रेट बताओ, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ये हो गया, ये फ्यूचर वैल्यू हो गया, मतलब आज 100 रुपए मिल रहा है, फिर 120, 160, 210, मतलब इसका ग्रो हो रहा है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 100 रुपए जो है वो हम लोग का प्रेजेंट पी है, ठीक है। और ए का वैल्यू हो जाएगा 210, कितने दिन बाद, एन हो जाएगा 4 साल, ठीक है। 4 साल में हो रहा है या 3 साल में, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 1 साल के एंड में, 2 साल, 3 साल, और यहाँ पर होगा, अच्छा ग्रो जब हो रहा है तो 100 रुपए 120 हो रहा है, तो 20 रुपए का ग्रो, फिर यहाँ पर हो रहा है 40 रुपए का ग्रो, और यहाँ पर हो जाएगा इसका डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो ये हमारा 3 साल में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक साल में 100 रुपए, ये तो इनिशियल हो गया ना, इसके बाद से 3 साल का ग्रोइंग हो रहा है। तो ईयर हमारा 4 नहीं 3 लिखना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम लोग को आइडेंटिफाई क्या करना है, आई ग्रोथ रेट आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में सीखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, स्टार्टिंग में तो सिंपल इंटरेस्ट सीखा था, उसके बाद वाला। तो यहाँ पर देखो, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ए का मतलब 210, पी का मतलब 100, ठीक है। तो 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3। अब कैसे कैलकुलेट होगा, 210 डिवाइडेड बाई 100, 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3। अब 210 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 2.1, ठीक है। तो 2.1 इक्वल टू 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इधर लेके आ जाते हैं। तो 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3 इक्वल टू 2.1। अब ये पावर जब इधर आता है तो 1/3 हो जाएगा। ये सब हम लोगों ने इंडिसेस में देख लिया है, तो ये इधर थोड़ी ना रहेगा। अगर ये पावर इधर आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हमें ये कैलकुलेट करके दिखाना है, जो कि मैंने पहले भी तुम लोग को एक बार बोला था, मुझे याद दिलाने के लिए। एक दिन हम क्लास में कर रहे थे बट नहीं हुआ था, अब देखते हैं हो जाएगा आई होप। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लिख देते फिर से, देखो तुम लोग को याद है कि नहीं, 12 टाइम्स रूट करना है किसका, 2.1 का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है 1, ये सब फिक्स्ड रूल्स है, ठीक है, फिक्स्ड रूल्स है। फिर डिवाइड करना है डिनोमिनेटर, फिर ऐड करेंगे 1, फिर इंटू इक्वल टू इस तरह से 12 बार करना, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय मैंने क्या लिखा है, डिनोमिनेटर, हाँ ठीक है, चलो डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अब तुम लोग एक बार करके देख सकते हो, हम देखते हैं इस कैलकुलेटर में मेरा होता है कि नहीं। 1 मिनट रुको, एक मिनट। अच्छा ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पर पहले हम ये सब मेमोरी वगैरह देख लेते, कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग को क्या करना है, 2.1 का 12 टाइम्स पहले रूट करना है। तो 2.1 12 टाइम्स रूट, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1। आई होप कि ई यहाँ पर फिर से वही ईवी दिखाने लग गया। तुम लोग अपने नॉर्मल कैलकुलेटर पे करो, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेटर पे करो, हो जाएगा। यहाँ पर करने से कितना आएगा हम बता देते, वही मुझे डाउट था कि पता नहीं यहाँ पर दिखाने से होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, अगर इस तरह से करोगे ना तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस आई इक्वल टू इतना आना चाहिए 1.2805। तुम लोग अगर अपने कैलकुलेटर पे करोगे तो वही दिखेगा, बट मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इसमें सपोर्ट क्यों नहीं करता है, करना तो चाहिए। 2.1 और इसका रूट करेंगे, तो रूट तो यही है। अच्छा, अगर हम लोग 25 का रूट करते हैं, हाँ चलो ठीक तो आ रहा है। तो यहाँ पर 2.1 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार रूट हो गया। फिर करना है हमें -1,
चेंज हो जाता है, पता नहीं, जो भी हो मैंने करके रखा है इसीलिए मैंने ये दिखा दिया। तुम लोग इस प्रोसेस को करके देखो तो समझ में आएगा, ठीक है। और अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बता सकते हो, हम देखेंगे क्यों नहीं होता इस कैलकुलेटर में, भूल ही जाते हैं ये वाला पॉइंट, तुम लोग भी मुझे याद नहीं दिलाए। तो ये देखो ये ऐसे हो जाएगा, -1 इधर आ जाएगा तो 0.2805, ठीक है। अब रेट है, क्योंकि रेट है तो इंटू 100 करेंगे, तो 0.2805 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 28.05%। चेक करके देखो यहाँ पर, ये देखो आंसर चेक करके दिखा, ये रहा 27 किया है इन्होंने, ठीक है। 27.74, मेरा तो आया है 28 आ रहा है, ठीक है। तो 27.74 वो शायद अप्रोक्सीमेशन के वजह से हुआ होगा जो मैंने यहाँ पर लिया है। बाकी देखो ये थोड़ा सा सीखना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब 1/3 हो जाएगा और हमारे पास कोई हिंट्स नहीं रहेगा तो हम लोग उसे कैसे कैलकुलेट करें, तो हम लोग को तो फिर ये वाला रूल्स जो है फॉलो करना ही पड़ेगा। बट मुझे ये नहीं पता चल रहा है क्यों मेरा यहाँ पर ई दिखा दे रहा है, नहीं पता इसका कुछ मतलब हिडन रूल्स है क्या, नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम लोग का नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं हो रहा है तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेटर से जो है हम बता देंगे कैसे करके होगा, ठीक है। अगर कैलकुलेटर पे ट्राई कर रहे हो और ये नहीं आ रहा है तो हम बता देंगे कैसे करना है। बस कुछ नहीं, तुम लोग को नॉर्मल कैलकुलेटर पे 2.1 लिखना है, 12 टाइम्स रूट करना है, फिर -1 कर देना है। देखो 2.1 करके जो 12 टाइम्स रूट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है ये -1 करने से ये अगर हम एक बार लिख ले तो हो जाएगा, देखिए 1811534533359। अगर हम इस पे नहीं करके इंडिविजुअली लिख के करें तो क्या मेरा आंसर आएगा 1.00008 1 नहीं है, 0181153453354 -1। अब तो एरर नहीं आया, चलो -1 देखते हैं अगर हो जाता है -1। इसके बाद हमें करना है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, मतलब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो अब देखो ये फिर से ऐसा आंसर आ गया एरर के साथ, 1.00183453354 -1। ये भी लिख के रखते हैं, चलो ये भी लिख के रखते हैं क्योंकि मेरे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग के कैलकुलेटर में लिखने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर शायद ज्यादा डिजिट हो रहा है इस वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक बार हम लिख के देख लेते हैं, आए तो ठीक है, नहीं आए तो तुम लोग नॉर्मल अपने कैलकुलेटर से देख सकते हो। अब ये वैल्यू लिख के हमें डिवाइडेड बाई 3 करना है, तो 0.001815434533354 डिवाइडेड बाई 3। फिर से एरर दिखा रहा है, लिख के करने से भी एरर दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, जो भी हो। तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, फिर ऐड 1, फिर इंटू इक्वल टू। अब एरर ही दिख रहा है तो होगा कैसे, नहीं होगा, ठीक है। तो 28.05 ही आएगा क्योंकि पूरा डेटा लिया है। अगर हम लोग मतलब डेटा को जो है 4 डेसिमल या फिर ऐसा कुछ लेते हैं तो हो सकता है कि हमारा अलग आंसर आए, ठीक है, मतलब ऐसा आंसर आए 27.74। बस और कुछ बाकी नहीं है। देखो ये सारा एक्सरसाइज कंप्लीट है, और जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है वो भी मैंने इसमें से करवा दिया है क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट था वो भी मैंने आज बता दिया। ये देखो ये सब लेकिन एग्जाम में काफी कम आता है, कभी कभार आया हुआ है, हमेशा नहीं, ठीक है, कभी कभार आया हुआ है। कौन से पॉइंट का बात करें, जो अभी हम लोगों ने इस क्लास में देखो यहाँ पर डील किया, ये सारे पॉइंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कभी कभार आता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो हमें कर लेना चाहिए ना, इसीलिए। तो ये सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, आज यहाँ तक ही क्लास रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट जो मैथ्स क्लास होगा वहां पर ही नया नया टॉपिक जो भी रहेगा हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। अभी और स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी फिर से नया टॉपिक थोड़ा सा ही बता पाएंगे। तो वेडनेसडे जो मैथ क्लास रहेगा वहीं पर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।